नमस्ते। कभी ये सवाल मन में आया है कि दुनिया को चलाने वाले ये जो बड़े बड़े नेता हैं, ये असल में हैं कौन? और इंसानियत मतलब मानवता का असली मतलब क्या है? आज हम लेखक कर्मा नायक के एक बहुत ही कह सकते हैं प्रोवोकेटिव लेख को समझने की कोशिश करेंगे, जो इन्हीं सवालों पर एक बिल्कुल नई रोशनी डालता है। तो चलिए देखते हैं कि इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले एक सवाल उठाएंगे जो आज के संकट को दिखाता है। फिर लेखक इसके बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या डायग्नोसिस है, वो समझेंगे। उसके बाद भेदभाव के दो अलग-अलग इतिहासों को जानेंगे। फिर देखेंगे कि मानवता को किस पैमाने पर तौला जा रहा है और आखिर में आज़ादी को लेकर एक प्रस्ताव पर भी नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, लेखक एक ऐसा सवाल उठाते हैं ना, जो आज की दुनिया की हालत पर हमें सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। और ये सवाल ही आप कह सकते हैं पूरे विश्लेषण की नींव है। लेखक पूछते हैं कि क्या ये तीन शासक ट्रंप, नेतन्याहू और मोदी इंसानियत और हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है? यही सवाल है जो पूरे तर्क का मंच तैयार करता है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लेखक इस बड़े सवाल का जवाब देते कैसे हैं। और हाँ, उनका खास ध्यान अमेरिका और भारत के नेताओं पर है। यहीं से उनका पूरा विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। यहाँ लेखक का जो डायग्नोसिस है, वो दो देशों के शासकों की जड़ों के बीच एक सीधी और सच कहूं तो चौंकाने वाली तुलना करता है। एक तरफ अमेरिकी शासक, जिन्हें गोरे काले के भेदभाव की पैदावार बताया गया है, जो वहां के मूल निवासी मतलब रेड इंडियन नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ भारतीय शासक हैं, जिन्हें जातिगत भेदभाव की पैदावार बताया गया है, जो यहां के मूल निवासी यानी एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है। और देखिए, लेखक यहाँ बहुत ही आप कह सकते हैं सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इन नेताओं को वो ऐसे परिवारों के बीमार या शैतान बच्चे कहते हैं, जिन्होंने उन्हें भेदभाव के अलावा कोई सही मूल्य, कोई संस्कार नहीं सिखाए। और ये उनके तर्क का एक बहुत ही मजबूत और हाँ, विवादास्पद हिस्सा भी है। अच्छा, अब लेखक के तर्क को अगर पूरी तरह से समझना है, तो दो खास शब्दों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल वो इन भेदभाव वाली विचारधाराओं को समझाने के लिए करते हैं। पहला शब्द है मनुवादी। लेखक के हिसाब से ये भारत में जो जाति पर आधारित भेदभाव है, जैसे छुआछूत, ऊंच नीच का सिस्टम, उसका वैचारिक आधार है। मतलब ये उनके पूरे विश्लेषण का एक सेंट्रल पिलर है। और दूसरा शब्द है यहूदी। इस शब्द का इस्तेमाल लेखक नस्ल के आधार पर होने वाले भेदभाव के लिए करते हैं, खासतौर पर अमेरिका के संदर्भ में। मतलब गोरे और काले लोगों के बीच जो भेदभाव है, उसकी वैचारिक नींव के तौर पर। अब एक बात यहां ध्यान रखने वाली है कि लेखक इन शब्दों का इस्तेमाल अपने खास तर्क के हिसाब से ही कर रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। लेखक कहते हैं कि ये सब सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, खत्म नहीं हुई हैं। नहीं, ये आज भी जिंदा विचारधाराएं हैं, जिनकी विरासत लगातार बदल रही है, इवॉल्व हो रही है। उनका दावा तो ये है कि भेदभाव के इस इतिहास को आज भी अपडेट किया जा रहा है, और इससे वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं जो खुद को दूसरों से बेहतर या श्रेष्ठ समझते हैं। और बस यहीं से हम इस पूरे तर्क के फिलोसॉफिकल कोर यानी उसके दार्शनिक दिल तक पहुंचते हैं। सवाल ये है कि आखिर इंसान होने का मतलब क्या है, इसे दोबारा कैसे समझा जाए। तो लेखक यहाँ एक सेंट्रल आइडिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि विकास को मतलब डेवलपमेंट को इस बात से मापा जाना चाहिए कि किसी के अंदर इंसानियत कितनी है। उनका एक कोट है, सबसे अविकसित मानव वो है जिसके अंदर मानवता सबसे कम विकसित हुई है। सोचिए जरा, ये डेवलपमेंट को देखने का कितना अलग नजरिया है। तो सवाल उठता है कि इंसानियत की इस परिभाषा को समझने की चाबी क्या है। लेखक के मुताबिक चाबी है इतिहास को बिना किसी लाग लपेट के जैसा वो है वैसा देखने में। सच्ची समझ तब आएगी जब हम उपनिवेशवादियों और भेदभाव फैलाने वालों को हीरो नहीं बल्कि विलन की तरह देखेंगे। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ये पूरा विश्लेषण आखिर हमें कहाँ ले जाता है? ये हमें एक बहुत ही रैडिकल, एक कट्टरपंथी प्रस्ताव की ओर ले जाता है, जिसे लेखक सच्ची आजादी का नाम देते हैं। ये तर्क आखिर में एक साफ 2 स्टेप वाले एक्शन प्लान पर आके खत्म होता है। इसका मकसद है ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना, और कैसे? सत्ता को मूल निवासियों के हाथ में वापस देकर। पहला कदम, अमेरिका में सत्ता वहां की रेड इंडियन आबादी को सौंपी जाए, और दूसरा कदम, भारत में सत्ता यहां की एससी, एसटी, ओबीसी आबादी के हाथों में दी जाए। और आखिर में
लेखक हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें न्याय, इतिहास और आज़ादी के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। हमें अपने इतिहास को फिर से देखना होगा और खुद से पूछना होगा, किसी भी देश के लिए असल में आज़ाद होने का मतलब क्या होता है?